हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्रेशन मेंबर्स। कॉम्प्रेशन मेंबर्स के अंदर जो जो मेंबर्स आते हैं उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग आज। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी जेई लेवल के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इस टॉपिक के कम से कम 2 क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, ठीक है। और इसके पहले टेंशन मेंबर का जो वीडियो है वो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। उसका एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिया था, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना टेंशन मेंबर बाय आकाश चड्ढा, तो आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रेशन मेंबर। तो कॉम्प्रेशन मेंबर में दोस्तों, कॉम्प्रेशन मेंबर के अंदर कौन से मेंबर्स ऐसे है होते हैं जिसपे कॉम्प्रेसिव लोड एक्ट होता है, और वो कॉम्प्रेशन मेंबर के अंदर हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कॉम्प्रेशन में हम क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे कॉलम हो गया। कॉलम कौन बोलते हैं, कॉम्प्रेशन मेंबर्स। उसके बाद में स्ट्रट, उसके बाद में प्रिंसिपल राफ्टर, उसके बाद में बूम, उसके बाद में लेसिंग सिस्टम और बैटनिंग सिस्टम, लेसिंग एंड बैटन्स। तो ये सारे मेंबर्स जो होते हैं कॉम्प्रेशन मेंबर्स के अंदर आते हैं। कॉलम तो आपको पता है, एक वर्टिकल मेंबर जिसके ऊपर नॉर्मल उसकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर क्रॉस सेक्शन डायमेंशन। ऐसा वर्टिकल मेंबर जिसकी लेंथ ज्यादा होती है अदर क्रॉस सेक्शन डायमेंशन के हिसाब से, उसे बोलते हैं हम लोग कॉलम। स्ट्रट और राफ्टर जो होते हैं वो ट्रस के मेंबर होते हैं। जैसा कि एक सपोज ये एक ट्रस निकाला मैंने, तो इस ट्रस के अंदर ये जो इंक्लाइन मेंबर्स है बच्चों, ये जो इंक्लाइन मेंबर्स है, इस इंक्लाइन मेंबर को बोलते हैं हम लोग स्ट्रट। इस इंक्लाइन मेंबर को बोलते हैं हम लोग स्ट्रट। और ये जो बाहर के एकदम लॉन्गेस्ट इंक्लाइन मेंबर होते हैं, जो लॉन्गेस्ट इंक्लाइन मेंबर होते हैं ट्रस के, उसे बोलते हैं हम लोग राफ्टर। उसे बोलते हैं हम लोग राफ्टर या प्रिंसिपल राफ्टर। ये जो बॉटम का जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं हम लोग टाई मेंबर। इसे क्या बोलते हैं, टाई। टाई मतलब टेंशन मेंबर, और स्ट्रट और राफ्टर मतलब कॉम्प्रेशन मेंबर। बूम, बूम ये भी एक कॉम्प्रेशन मेंबर है जो आपको क्रेन में मिलता है। क्रेन के अंदर, जैसा आपने क्रेन का एक डायग्राम देखा होगा, इस तरह से क्रेन का डायग्राम होता है। तो क्रेन के अंदर ये जो इंक्लाइन मेंबर होता है, क्रेन का जो इंक्लाइन मेंबर है उसे बोलते हैं हम लोग बूम। तो इंक्लाइन मेंबर्स जो होते हैं बच्चों, वो हमेशा कॉम्प्रेशन में ही आते हैं, ठीक है। इंक्लाइन मेंबर का जो फोर्स होता है वो हमेशा कॉम्प्रेशन में आता है। आप लोग ट्रस के जो अपने वीडियो है उसमें आप लोग देख सकते हो, उसमें समझाया है मैंने कि इंक्लाइन मेंबर के फोर्सेस कॉम्प्रेशन में हमेशा कैसे आते हैं, ठीक है बच्चों। लेसिंग और बैटिंग भी एक कॉम्प्रेशन का ही भाग है। तो लेसिंग और बैटिंग को आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग बच्चों आज कॉलम, लेसिंग और बैटिंग के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करने वाले हैं। इसके रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं वो सब आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे इस लेक्चर को खत्म होने के बाद में, ठीक है। स्ट्रट, राफ्टर और बूम ये सिर्फ एक मेंबर है जिसके ऊपर पूछने लायक क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको इतना पूछ सकते हैं एग्जाम में कभी कभी कि बूम इज अ कॉम्प्रेशन मेंबर और नॉट, या फिर 4 ऑप्शंस रहेंगे, इसमें उसमें एक बूम रहेगा, इसमें से कॉम्प्रेशन मेंबर कौन सा है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इन क्वेश्चंस का जो सेट है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसके ऊपर ही मैं बहुत जल्दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ आपको, वो टॉपिक के ऊपर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेट भी डालने वाला हूँ यूट्यूब पे। तो आप लोग चिंता मत करो, जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे हुए हैं वो सब आप लोगों को मिलने वाले हैं। अब बहुत जल्द आपको आज या कल में बोल्टेड कनेक्शन के ऊपर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए उसका वीडियो आप लोगों को अपने चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल से आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए कॉलम से हम स्टार्ट करते हैं। अब कॉलम जैसे बता दिया मैं आपको कि वर्टिकल मेंबर जिसके ऊपर नॉर्मली कॉम्प्रेसिव लोड आता है और उसका लेंथ थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू अदर क्रॉस सेक्शन डायमेंशन, ठीक है। अब कॉलम किस कौन से टाइप के कॉलम होते हैं बच्चों। कॉलम जो होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है शॉर्ट कॉलम, एक होता है शॉर्ट कॉलम, एक होता है लॉन्ग कॉलम, और एक को बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट कॉलम। शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम और इंटरमीडिएट कॉलम, ठीक है। इंटरमीडिएट कॉलम आपने सुना नहीं होगा, ये भी एक टाइप है जिसको हम नॉर्मली इन इलास्टिक बकलिंग से जो फेल होता है। जैसे कि देखो शॉर्ट कॉलम,
शॉर्ट कॉलम जो होता है ना वो फेल होता है यील्डिंग या क्रशिंग से। शॉर्ट कॉलम इज फेल ड्यू टू यील्डिंग एंड क्रशिंग, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। शॉर्ट कॉलम इज फेल ड्यू टू यील्डिंग एंड क्रशिंग। लॉन्ग कॉलम इज फेल ड्यू टू इलास्टिक बकलिंग। इलास्टिक बकलिंग से जो कॉलम फेल होता है उसे बोलते हैं हम लोग लॉन्ग कॉलम। मतलब जहां पे बेंडिंग स्ट्रेस फॉर्म होता है वो लॉन्ग कॉलम होता है, और जहां पे सिर्फ एक्सियल या डायरेक्ट स्ट्रेस फॉर्म होता है वो शॉर्ट कॉलम होता है। मतलब शॉर्ट कॉलम के अंदर इसेंट्रिसिटी के चांसेस नहीं है, और लॉन्ग कॉलम के अंदर इसेंट्रिक लोड के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। इंटरमीडिएट कॉलम जो है वो फेल होता है इन इलास्टिक बकलिंग से। इंटरमीडिएट कॉलम इज फेल ड्यू टू इन इलास्टिक बकलिंग। तो आपको हर टाइप के कॉलम का जो फेलियर नेचर है वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये जो तीन तरह के कॉलम देखे हमने, ये तीन तरह के कॉलम को पहचानने का क्राइटेरिया क्या होने वाला है। जैसे अगर मेरा कॉलम शॉर्ट है लॉन्ग है, कैसे पहचानूंगा मैं? तो ये कॉलम को शॉर्ट है या लॉन्ग है ये पहचानने के लिए आपको एक टर्म निकालना पड़ेगी जिसे बोलते हैं हम लोग स्लेंडरनेस रेशो। क्या बोलते हैं? स्लेंडरनेस रेशो। और उसे डिनोट करने का एक सिंबल है जिसे बोलते हैं हम लोग लैम्बडा। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लैम्बडा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है इफेक्टिव लेंथ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। इसका फॉर्मूला होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। अब ये टर्म भी हम देखेंगे किस तरह से निकालना। सबसे पहले आप ये समझ लो कि आप अपने कॉलम को शॉर्ट और लॉन्ग कैसे बोलेंगे, किस तरह से आप पहचानेंगे। तो अगर आपकी स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू मतलब आपके लैम्बडा की वैल्यू 12 से कम आ रही या 12 आ रही तो उसे बोलना आपको शॉर्ट कॉलम। 12 से कम आ रही या 12 आ रही तो उसे बोलना है आपको शॉर्ट कॉलम। इंटरमीडिएट कॉलम कभी आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए पूछने वाले नहीं है, ये सिर्फ एक नाम था जो मैंने बता दिया। आपको जो दो कॉलम डिजाइन करने होते हैं वो होता है शॉर्ट या फिर लॉन्ग। ठीक है, तो अगर आपके लैम्बडा की वैल्यू 12 से कम या 12 आ रही है तो उसे बोलना है आपको शॉर्ट कॉलम। अगर आपके लैम्बडा की वैल्यू 12 से ज्यादा आ रही है तो उसे बोलना है आपको लॉन्ग कॉलम। दोस्तों आपको ये वैल्यूज जो है 12, ये 12 जो आंकड़ा है ये कुछ किताब में आपको 30 दिखेगा, कुछ किताब में अलग दिखेगा, लेकिन वो जो वैल्यूज है वो सब थ्योरेटिकल अप्रोच की वैल्यू है। अगर प्रैक्टिकल पर्पस की वैल्यू है, डिजाइन पर्पस के लिए जो वैल्यू यूज करते हैं हम लोग वो 12 ही है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही करेक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने कॉलम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो शॉर्ट है या लॉन्ग है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जिस कॉलम को हम डिजाइन कर रहे हैं उस कॉलम की डिजाइन स्ट्रेंथ हम किस तरह से निकालेंगे। जो भी कॉलम हम डिजाइन करते हैं उस कॉलम का डिजाइन स्ट्रेंथ हम किस तरह से निकालेंगे। तो अब हम देखेंगे कॉलम का डिजाइन स्ट्रेंथ किस तरह से निकालते हैं। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम। एक्सियली लोडेड कॉलम। बच्चों जो कॉलम हमको डिजाइन करने के पूछते हैं या जिस कॉलम के ऊपर क्वेश्चंस भी आपको पूछते हैं वो होता है एक्सियली लोडेड कॉलम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक्सियली लोडेड कॉलम के ऊपर ही आपको सारे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सियली लोडेड कॉलम का डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने के लिए उसका सिंबल होता है पीडी। ये डी का मीनिंग है डिजाइन और पी का मीनिंग है सिंपली लोड। तो डिजाइन लोड कॉलम का या कंप्रेशन मेंबर का डिजाइन लोड किस तरह से निकालोगे। सिर्फ कॉलम की बात नहीं कर रहा, हर एक कंप्रेशन मेंबर का आपको डिजाइन लोड निकालना है, चाहे वो स्ट्रट रहो, राफ्टर रहो, कॉलम रहो, बूम रहो, कुछ भी रहो, हर एक कंप्रेशन मेंबर का डिजाइन लोड आपको निकालना है, डिजाइन स्ट्रेंथ निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है ग्रॉस एरिया इनटू डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या होता है फॉर्मूला? PD इज इक्वल टू AG इंटू FCD। AG मतलब ग्रॉस एरिया, जो भी सेक्शन आप लोग यूज कर रहे हो, एंगल सेक्शन यूज करो, चैनल यूज करो, आई सेक्शन यूज करो या सीधी प्लेट यूज करो, जो भी सेक्शन आप लोग यूज कर रहे हो एज अ कंप्रेशन मेंबर, उस सेक्शन का ग्रॉस एरिया मतलब टोटल एरिया। और FCD का फुल फॉर्म होता है डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या होता है? डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों को बहुत बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है कि जो कॉलम की डिजाइन स्ट्रेंथ होती है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड होती है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो एरिया है ना बच्चों, वो एरिया कांस्टेंट होता है, एरिया आप चेंज नहीं कर सकते। जो भी सेक्शन आप यूज कर रहे हैं उसका एरिया आपको स्किल टेबल में दिया होता है, वहीं से आपको अडॉप्ट करना है। ठीक है, तो एरिया आपके हाथ में नहीं है चेंज करना। तो कौन सी टर्म है जिसके ऊपर बेसिकली आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ डिपेंड है? एरिया समझ लो आप कांस्टेंट रहने वाला है, तो अल्टीमेटली आपकी जो डिजाइन स्ट्रेंथ है वो डिपेंड है एफसीडी के ऊपर। तो आपको ये ऐसा नहीं पूछने वाला है, आपके पास में ऑप्शन है ही नहीं वो कि डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज डिपेंड अपॉन, आपके पास में ऑप्शन ही नहीं है डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, मतलब एफसीडी का ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको अब ये देखना होगा
कि एफसीडी किसके ऊपर डिपेंड है। तो अगर आप IS 800 2007 को रेफर करते हो, आप लोग वो IS कोड लेके बैठो, उसके अंदर इंडेक्स में कॉम्प्रेशन नंबर सर्च कर लो और कॉम्प्रेशन नंबर में भी आपको 43-44 पेज में मिल जाएगा। अब वो उस पेजेस पे जाके आप लोग देख लो कि एफसीडी की जो वैल्यू है, वो एफसीडी की वैल्यू निकालने के लिए IS कोड में कुछ टेबल्स बने हुए हैं। अब वो टेबल के अंदर एफसीडी की वैल्यू दो पैरामीटर पे डिपेंड है। एफसीडी की जो वैल्यू है वो दो फैक्टर पे डिपेंड है, एक है स्लैंडरनेस रेशियो मतलब लैम्बडा, और दूसरा है यील्ड स्ट्रेस। दूसरा कौन सा है? दूसरा है यील्ड स्ट्रेस मतलब FY। मतलब आपकी जो एफसीडी है उसकी वैल्यू स्लैंडरनेस रेशियो और FY पे डिपेंड है। मतलब अल्टीमेटली आपके कॉलम की डिजाइन स्ट्रेंथ किन दो पैरामीटर पे डिपेंड है? स्लैंडरनेस रेशियो और यील्ड स्ट्रेस। तो आपका आंसर क्या रहेगा? स्लैंडरनेस रेशियो एंड यील्ड स्ट्रेस। ठीक है बच्चों। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको बताने वाला हूँ कि जो कॉलम हम डिजाइन करते हैं वो कॉलम कौन से बकलिंग क्लास में एक्ट होने वाला है, कौन से बकलिंग क्लास में आने वाला है, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि विदाउट नोइंग बकलिंग क्लास आप कॉलम को डिजाइन नहीं कर सकते। क्योंकि कॉलम, ये जो एफसीडी की वैल्यूज है बच्चों, ये जो वैल्यू है एफसीडी की, IS कोड में ऐसे चार पेजेस है। एफसीडी की वैल्यू निकालने के IS कोड के अंदर ऐसे 4 पेजेस है। तो वो 4 पेजेस में से कौन सा पेज आपको यूज करना है, ये आप कहां से डिसाइड करोगे? क्योंकि वो 4 पेजेस जो है वो 4 अलग अलग बकलिंग क्लास के हैं। अब अपना जो सेक्शन है, जो भी सेक्शन हम यूज कर रहे हैं, एंगल बोलो, सी बोलो, आई बोलो, जो भी सेक्शन हम यूज कर रहे हैं वो सेक्शन कौन से बकलिंग क्लास के अंडर आता है, ये पता होना जरूरी है ना हमें। तो अब देखो बकलिंग क्लास कैसे पहचानते हैं और बकलिंग क्लास कौन सी होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि IS 800 ने कौन से बकलिंग क्लास को क्लासिफाई किया है। तो एज पर IS 800 2007 जो कॉलम की बकलिंग क्लास है वो 4 तरह की है, A, B, C और D। ये 4 तरह की बकलिंग क्लास है। और ये जो बकलिंग क्लासेस है, ये जो अप्रोच है बकलिंग क्लास का, ये हमें बताया है इस साइंटिस्ट ने, पेरी रॉबर्टसन। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि जो बकलिंग क्लासेस का अप्रोच है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया है, तो उसका नाम है पेरी रॉबर्टसन। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो आप लोग ये क्वेश्चन भी याद रखना कि जो बकलिंग क्लासेस का अप्रोच है ये पेरी रॉबर्टसन ने हमें दिया है। ठीक है, अब जो भी बकलिंग क्लास के अंदर आपका सेक्शन कैटेगराइज हो रहा है, आपने एक बार पहचान लिया कि आपका सेक्शन कौन से बकलिंग क्लास के अंदर आ रहा है। अब आपको चाहिए एक वैल्यू जिसे बोलते हैं हम लोग इम्परफेक्शन फैक्टर। देखिए जिस भी बकलिंग क्लास के अंडर आपका सेक्शन एक्ट होगा, फिर वो सेक्शन को डिजाइन करने के लिए हमें जो टर्म का काम पड़ता है उसे बोलते हैं हम लोग इम्परफेक्शन फैक्टर। इम्परफेक्शन फैक्टर का नाम होता है अल्फा, उसका सिंबल होता है अल्फा। अगर आपकी बकलिंग क्लास A, B, C, D कुछ भी है तो इसकी वैल्यू इस तरह से होती है 0.21, 0.34, 0.49, 0.76। एंगल सेक्शन के लिए बच्चों नॉर्मली बकलिंग क्लास जो होती है वो होती है C। एंगल सेक्शन के लिए बकलिंग क्लास नॉर्मली C होती है। बाकी सेक्शन के लिए बकलिंग क्लास आप लोग निकाल सकते हैं, उसका भी टेबल आए, आप 2-3 पन्ने पीछे पलटोगे तो आपको समझ जाएगा कि बकलिंग क्लास किस तरह से निकालनी है, आई सेक्शन के लिए किस तरह से निकालनी है, सी के लिए किस तरह से निकालनी है। लेकिन एंगल सेक्शन अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो एंगल सेक्शन में बकलिंग क्लास हमेशा C ही होती है। ठीक है, मतलब आपको हमेशा इम्परफेक्शन फैक्टर 0.49 यूज करना पड़ेगा और 95% में हम लोग एंगल सेक्शन को ही यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि हम जब कॉलम सेक्शन को डिजाइन करते हैं तो वो कॉलम सेक्शन 4 क्लासेस के अंदर कैटेगराइज होता है। अपनी क्लास कौन सी है वो हिसाब से आप लोग आपको अल्फा चूज करो और फिर उसका डिजाइन करो। ठीक है, इसके डिजाइन स्टेप्स क्या होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कोई भी कॉम्प्रेशन मेमो को डिजाइन करने के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करना होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों कॉलम के ऊपर जो जो मेरे पास था आपको बता दिया। और एक बात बोलूंगा, जो भी कॉलम सेक्शन डिजाइन करते हैं वो कॉलम सेक्शन 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है रोल्ड स्टील कॉलम सेक्शन और दूसरा होता है बिल्ट अप सेक्शन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो सेक्शन रेडीली मार्केट में अवेलेबल होता है उसे बोलते हैं हम लोग रोल्ड स्टील सेक्शन। लेकिन जब हमारे को जो लोड उस कॉलम पे ऐड करना है, उस लोड को हमारा रोल्ड स्टील सेक्शन अगर बियर नहीं कर सकता तो हमें अपने रोल्ड स्टील सेक्शन की ताकत को बढ़ाना होगा। अब ताकत कैसे बढ़ाएंगे हम लोग? हम अपने सपोज ये अपना एक एंगल सेक्शन है, ये जो एंगल सेक्शन मैंने मार्केट से विकत लिया इसको बोलूंगा मैं रोल्ड स्टील सेक्शन। इसको बोलते हैं हम लोग RSJ, रोल्ड स्टील जॉइस्ट।
लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो बेरिंग कैपेसिटी है बहुत कम है, लेकिन मेरे को इसके ऊपर जो लोड लगाना है वो बहुत ज्यादा है। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसका वजन बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर ऐसे सिंपली कवर प्लेट्स लगा दूंगा। मैं ऊपर भी लगाऊंगा, नीचे भी लगाऊंगा। अगर मेरे को और भी लगाना है तो मैं ऊपर 2 लगा दूंगा, नीचे भी 2 लगा दूंगा। अगर मेरा एक से काम चलता है तो मैं एक ही लगाऊंगा, वो डिपेंड करता है अपने रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो जब हम रोड स्टील सेक्शन के ऊपर एडिशनल कवर प्लेट्स लगाते हैं, मतलब उसे हम बिल्ड कर रहे हैं। सीधी सी बात क्या हो गई कि एक सेक्शन को हम लोग अपने वर्कशॉप में बैठ के बिल्ड कर रहे हैं। तो जब हम सेक्शन को खुद होकर बिल्ड करते हैं तो उस तरह के सेक्शन को बोलते हैं हम लोग दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग उसे बोलते हैं बिल्ट अप सेक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, बिल्ट अप सेक्शन। ठीक है, तो ये सब बातें कॉलम से रिलेटेड हमने डिस्कस कर ली। कॉलम के टाइप्स कौन से है, शॉर्ट, लॉन्ग और इंटरमीडिएट। किस तरह से पहचानोगे आप लोग पहचानोगे स्लेंडरनेस रेशियो के ऊपर से। लैम्डा 12 से कम आ रहा है तो शॉर्ट कॉलम, 12 से ज्यादा आ रहा तो लॉन्ग कॉलम। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि हम कॉलम का डिजाइन से किस तरह से निकालेंगे, एजी इनटू एफसीडी। एफसीडी काय पे डिपेंड रहता है, लैम्डा और इस टेस्ट पे। उसके बाद में कॉलम को डिजाइन करने के लिए कौन से बकलिंग क्लास होते हैं, 4 होते हैं, एबीसीडी। किसने दिया ये अप्रोच, पेरी रॉबर्टसन ने दिया है। अब हर एक बकलिंग क्लास का इम्परफेक्शन फैक्टर क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम आएंगे कि स्लेंडरनेस रेशियो कैसे निकालना और स्लेंडरनेस रेशियो की मैक्सिमम वैल्यूज क्या होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये 2 पॉइंट जो बताने वाला हूँ, स्लेंडरनेस रेशियो किस पे डिपेंड है, उसकी जो वैल्यूज है, ये सारे जो पॉइंट्स है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर तो एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है। तो इसे बिल्कुल स्किप मत करो और वीडियो को स्किप करके मत देखो, वीडियो को पूरा एंड तक देखो। थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा बोर हो रहा होगा आप लोगों को। मैं ज्यादा डिस्कशन करता भी नहीं फालतू का, लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग आएंगे स्लेंडरनेस रेशियो के ऊपर। स्लेंडरनेस रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बता दिया मैंने। इफेक्टिव लेंथ मतलब एल उसको सिंबल देते हैं, अपॉन रेडियस ऑफ जाइरेशन मतलब उसको सिंबल देते हैं अपन आर मिनिमम। ठीक है, अब एल कैसे निकालना, तो इफेक्टिव लेंथ जो होता है बच्चों, इफेक्टिव लेंथ की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड होती है आपके एंड कंडीशंस के ऊपर। मतलब आपको अगर आपके कॉलम सेक्शन का इफेक्टिव लेंथ निकालना है तो आपको एंड कंडीशंस पता होनी चाहिए। मतलब आपके कॉलम के एंड्स कैसे है, फिक्स है, फ्री है, रोलर है, हिंज है, फ्री, किस तरह के एंड्स है। तो उसके देखो दोस्तों, उसके बाद जो 6 कंडीशन है, ठीक है, उसके 6 कंडीशन आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, नॉर्मली 4 से 5 कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली कंडीशन देखो, अगर मेरे बोथ एंड्स फिक्स है, जो कॉलम सेक्शन हम डिजाइन कर रहे हैं इस तरह कॉलम अपना है, ये भी एंड फिक्स है और ये भी एंड फिक्स है, दोनों एंड अगर मेरे कॉलम के फिक्स है तो अपन बोलेंगे उसको बोथ एंड्स आर फिक्स। अगर अपने कॉलम के बोथ एंड्स फिक्स है तो अपने एल का वैल्यू क्या रहेगा, अपने इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू क्या रहेगा, तो वो होता है दोस्तों 0.65 L। अगर दोनों एंड फिक्स है तो वो होता है 0.65 L। देखो ये जो इसकी लेंथ है इसे बोलूंगा मैं ओरिजिनल लेंथ L। बाद में ये कॉलम क्या होगा, इस तरह से बकल होगा, लोड लगाने के बाद में कॉलम बकल हो जाएगा। तो बकलिंग जहां से शुरू होती है और जहां पे खत्म होती है, बकलिंग का जो कर्व होता है उसकी जो लेंथ होती है उसे बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव लेंथ। या फिर इन 2 पॉइंट्स को हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, क्योंकि जिस पॉइंट पे मोमेंट हमेशा 0 हो जाता उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो जो 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के बीच में का डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। ठीक है, आप लोग डेफिनेशन का नाम रखोगे, डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज नोन एज इफेक्टिव लेंथ। अब इस तरह से आपका इफेक्टिव होने वाला है। अगर आपके दोनों एंड फिक्स है तो आपका जो बकलिंग नेचर है वो इस तरह से दिखेगा आप लोगों को, और आपकी एल की वैल्यू बढ़ेगी 0.65 L। अब आपको मैं सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू बताऊंगा लिख के, हर बार डायग्राम बताऊंगा नहीं, उसमें टाइम वेस्ट होगा, आपको सिर्फ वैल्यूज लर्न करनी रखनी है बस। ठीक है, एक बार आपको समझ गया कि इफेक्टिव लेंथ किस तरह से होती है, अब सिर्फ वैल्यूज आपको बताने वाला हूं। अगर आपके दोनों एंड हिंज है, बोथ एंड्स आर हिंज, अगर अपने कॉलम के दोनों एंड हिंज है तो इफेक्टिव लेंथ में कुछ भी बदलाव नहीं होता है। जो अपना एक्चुअल लेंथ था उतने अपना इफेक्टिव लेंथ होता है, मतलब वहां पे होता है 1L। ठीक है, सेम जितना एक्चुअल लेंथ था उतना इफेक्टिव लेंथ है। ये अगर थोड़ा बोर्ड फ्लैश हो रहा होगा बच्चों, धूप में थोड़ा वीडियो शूट हो रहा है, थोड़ी बाहर से धूप आती है, तो इसको थोड़ा आप लोग जूम करके, थोड़ा आप लोग इसको पॉज करके अच्छे से देख लो। ठीक है, बाद में अगर अपना एक एंड फिक्स है, और दूसरा एंड हिंज है, वन एंड फिक्स एंड अदर एंड हिंज,
इस तरह से अगर अपने कंडीशन है, मतलब एक एंड तो फिक्स है लेकिन दूसरा एंड जो है वो हिंज है, तो आप लोगों को इस तरह से शेप मिलेगा। और इस केस में वैल्यू होती है 0.8L। क्या होती है? 0.8L इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू। उसके बाद में अगर आपका एक एंड फिक्स है, एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड क्या है? फ्री है, वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री, तब आपकी इफेक्टिव लेंथ होती है ट्वाइस है। मतलब एक कैंटिलीवर टाइप का, एक तरह का कैंटिलीवर कॉलम है, इसमें एक एंड तो फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है, तो क्या हो गया? एक तरह का कैंटिलीवर हो गया, वह होती है ट्वाइस है। उसके बाद में अगर आपका एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड क्या है? रोलर है, एक एंड फिक्स दूसरा एंड रोलर, तो वहां होता है 1.2L या फिर कभी कभी 1.1L भी हम लोग बोल सकते हैं। जो भी ऑप्शन आपके पास में है वो आप लोग चूज करना है, ठीक है। उसके बाद में आपका एक एंड अगर हिंज है और दूसरा एंड आपका अगर रोलर है, एक एंड हिंज है दूसरा एंड रोलर है, तो भी वैल्यू क्या होती है? ट्वाइस एल ही होती है, ठीक है। वन एंड हिंज एंड अदर एंड रोलर की वक्त भी इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू क्या होती है? ट्वाइस एल, ठीक है बच्चों। तो इफेक्टिव लेंथ के सारे एंड कंडीशंस के वैल्यूज आपको पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने इफेक्टिव लेंथ निकाल लिया। मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन किस तरह से निकालते हैं सबको पता होगा, √I/A। जो भी आपके सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, I(x(x) या फिर I(y)y), जो छोटा है वो लेना है आपको। I(x(x) और I(y)y) जो छोटा है दोनों में से वो आपको चूज करना है यहाँ पे, अपॉन आपके सेक्शन का ग्रॉस एरिया, ठीक है, AG। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर आप लोग उसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। हाँ, अब हम पढ़ते हैं कि जो स्लेंडरनेस रेशियो है, स्लेंडरनेस रेशियो तो हमने देख लिया किस तरह से निकालते हैं, LE/R मिनिमम। लेकिन स्लेंडरनेस रेशियो के मैक्सिमम वैल्यूज क्या होते हैं, ये इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको समझो आने वाला है, ठीक है। तो स्लेंडरनेस रेशियो के मैक्सिमम वैल्यूज क्या होते हैं? तो देखो, पहली बात, अगर आपके कॉलम, अगर आपके सेक्शन पे जो कॉम्प्रेसिव लोड आ रहा वो डेड लोड या लाइव लोड के फॉर्म में आ रहा, मतलब लोड रिजल्टिंग फ्रॉम, ये सब कौन सा लोड है? कॉम्प्रेसिव लोड है। लोड कौन सा है? कॉम्प्रेसिव लोड है। लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड ऑब्लिक लाइव लोड, तब आपकी जो मैक्सिमम लैम्डा है, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो है, शुड नॉट बी मोर देन 180, ठीक है। अगर अपने कॉलम सेक्शन पे जो कॉम्प्रेसिव लोड आ रहा वो डेड लोड या लाइव लोड के फॉर्म में एक्ट हो रहा, तो आपका मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना रहेगा? 180 रहेगा। ये आपको पता होना चाहिए। गुप्ता एंड गुप्ता की बुक देख लो, जोंटेक पब्लिकेशन की बुक देख लो, अगोर की बुक देख लो, हर बुक में ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों मैं सजेस्ट करूंगा कि अगोर की बुक मत रेफर करना। अगोर की बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा है, उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर बहुत गलत दिए हुए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों को अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बुक रेफर करनी है तो सिर्फ गुप्ता एंड गुप्ता एंड जोंटेक पब्लिकेशन की बुक आप लोगों को फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे मिल जाएंगी, वो आप लोग मंगवा लो। बहुत अच्छी बुक है, उसमें सबसे ज्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपके कॉलम पे जो लोड आ रहा वो लोड रिजल्टिंग फ्रॉम विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड, मतलब विंड या अर्थक्वेक लोड के फॉर्म में अगर आपके सेक्शन पे लोड एक्ट हो रहा, उस केस में आपका जो मैक्सिमम लैम्डा है शुड नॉट बी मोर देन 250, शुड नॉट बी मोर देन 250। उसके बाद में अगर आपकी जो कंप्रेशन फ्लेंज है, कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ अ बीम, कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ अ बीम रिस्ट्रेंट अगेंस्ट, मतलब कंप्रेशन फ्लेंज जो है बीम की, वो अगर टॉर्शन को रिस्ट्रेंट करती है, रिस्ट्रेंट अगेंस्ट टॉर्शनल बकलिंग, ये पूछते हैं एग्जाम में कंप्रेशन। तो अगर अपनी कंप्रेशन फ्लेंज जो है बीम की वो टॉर्शनल को सस्टेन करती है, तब अपने उस केस में मैक्सिमम लैम्डा का वैल्यू होता है, मैक्सिमम लैम्डा शुड नॉट बी मोर देन 300, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 300। और दोस्तों अगर आपका मेंबर टेंशन के अंदर है तो टेंशन में जो मैक्सिमम लैम्डा होता है शुड नॉट बी मोर देन 400, ठीक है। तो स्लेंडरनेस रेशियो के जो मैक्सिमम वैल्यूज है वो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत से बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों हमने कॉलम से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे, जितने भी बेसिक वन लाइनर्स थे, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए। कोई छूट भी गया होगा, एक आधा 3 4 5 क्वेश्चन मेरे से बताने रह भी गए होंगे, तो मैं उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के वीडियो के माध्यम से आपके सारे क्वेश्चंस कवर करवा दूंगा, उसकी आप लोग चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है दोस्तों। मैं चाहता था कि आज के इस लेक्चर में लेसिंग और बेटिंग का भी कवर कर लूं,
लेकिन वो थोड़ा पोर्शन और ज़्यादा लंबा है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा वन लाइनर्स है और उसके स्केचेस वगैरह मुझे बनाने पड़ेंगे, तो उसे थोड़ा समय और लगेगा, तो इतना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए उसे मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, रेसिंग और बैटिंग को मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूंगा और उसी लेक्चर में हो सके तो मैं आप लोगों को कॉम्प्रेशन मेंबर के डिजाइन स्टेज भी बता दूंगा, किस तरह से अपने को कॉम्प्रेशन मेंबर को डिजाइन करना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में अपने को सारे टेक्निकल टर्म्स पता हो गए। इस वीडियो को आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब बटन को ऑन नहीं करते हो, तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन को भी ऑन कर दो, ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे सबसे पहले मिल सके। हम एमपीएससी प्रीलिम की सीरीज पूरी कर रहे हैं, डब्ल्यूआरडी के लिए स्ट्रेंथ ऑफ बटेरियल की सीरीज हमने पूरी कर दी है, स्टील का पार्ट खत्म होने के बाद में हम आरसीसी स्टार्ट करने वाले हैं, और स्टील से रिलेटेड और सॉन्ग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए उन सारे टॉपिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे हुए उसके सेट भी हम लोग अपने चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। तो दोस्तों ऐसे लेक्चर्स आप लोगों को मिलते रहने चाहिए, इसीलिए आपके पास में इसका नोटिफिकेशन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।